गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल सिविक्स क्लास 10th का चैप्टर 4th पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को कवर किया था, 5 क्वेश्चंस को कवर किया था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या हैं। इस क्वेश्चन को हमने कवर किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद हमने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 5th क्वेश्चन को कवर किया, हाउ मेनी पार्टी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इन 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करीब 42 मिनट्स हम लोगों को लगे थे। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कवर किया था और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हमने एकदम थारोली पूरा डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, वाई हैज़ इंडिया एडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है और इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों एडॉप्ट किया है, आंसर हमें इसका लिखना है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम को हमने कल के वीडियो में अपने कवर कर लिया था, तो इसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा। इंडिया एडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों एडॉप्ट किया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, तो इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से कुछ पॉइंट्स में समझ लिया है। तो इंडिया एडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, विश्व में वर्ल्ड लेवल पर 7वें नंबर पर एरिया वाइज पोजीशन इसकी है और पॉपुलेशन की बेसिस पर अगर देखा जाए तो इंडिया टॉप पर आती है। चाइना से पहले चाइना था टॉप पर, अब इंडिया पॉपुलेशन की बेसिस पर टॉप पर है। विथ ग्रेट सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, यहाँ सोशल और सोशल डाइवर्सिटी की बात करें तो अगर पूरे इंडिया में हम लोग घूमना स्टार्ट करें तो कई तरीके के सामाजिक स्तर के लोग हमको दिखाई देंगे, कई तरीके की कम्युनिटीज़ दिखाई देंगी। और जियोग्राफिकल अगर बात करें तो प्लेटिव रीजन भी है इंडिया में हिली एरियाज़ भी हैं, माउंटेन एरियाज़ भी हैं, प्लेन एरियाज़ भी हैं, डेल्टा रीजन भी हैं। तो यानी जियोग्राफिकल और सोशल डाइवर्सिटी के कारण इंडिया ने क्या किया, इस सिस्टम को एडॉप्ट किया। फिर उसके बाद सेकेंड क्या रीज़न है, पीपुल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर भारत में घूमना चालू करें तब हमें पता चलेगा कि भारत में ढेर सारी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं और उनके ढेर सारे कस्टम्स हैं, ढेर सारे रीति रिवाज हैं। इस वजह से भारत ने इसे फॉलो करना स्टार्ट किया। पहला क्या हो गया, डाइवर्सिटी, किस पर, सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लैंग्वेज बहुत ढेर सारी बोली जाती हैं, ढेर सारे रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं। इस वजह से भारत इसे क्या करता है, फॉलो करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा तीसरा कारण क्या है बच्चों, सम रिलीजन्स आर डेवलप्ड। भारत में कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, जबकि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत पीछे हैं। सो 1 or 2 पार्टीज कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल नीड्स। तो जो डेवलप्ड हैं वो तो डेवलप्ड हैं, मगर अगर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होगा तो जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग क्या कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देंगे और ढेर सारी समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी।
तो इसलिए भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम का होना जरूरी है। मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउज वेरियस इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू गेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भारत की इन सारी समस्याओं को देखते हुए जो अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग हैं उन सब के ओपिनियन को समझने के लिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। मेनी रीजनल पार्टीज लाइक डीएमके, तेलुगु देशम पार्टी और अकाली दल जैसे लोकल पार्टीज जो लोकल इश्यूज़ को वही समझ सकते हैं जो बड़ी पार्टीज़ हैं या एक दो पार्टी होने पर इसे समझा नहीं जा सकता। तो हम लास्ट में बच्चों क्या लिख देंगे? कंक्लूजन, ए मल्टी पार्टी सिस्टम सूट्स इंडियाज डाइवर्सिटी ड्यू टू दोज रीजन। भारत में ये जो डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल रही हैं इन डाइवर्सिटीज़ की बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम ही सबसे बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जो देखा बनाया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो जाती हैं तो लोग उसके प्रति उन पार्टीज के प्रति डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं। अब वो जो डिससेटिस्फैक्शन है उस डिससेटिस्फैक्शन को किस तरीके से शो करते हैं इसी को हमें इसमें क्या करना है? एनालिसिस करना है। द गिवन स्टेटमेंट, ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों थोड़ा सा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है हम लोगों को हमेशा उसे क्वेश्चन से ही क्या करना चाहिए? क्वेश्चन से ही निकाल कर लिखना चाहिए और वास्तविकता में ये जो हमारा आंसर है उसे बहुत ही बेटर और बहुत अच्छा बनाता है। तो हमेशा क्वेश्चन से ही हम थोड़ा सा एक लाइन इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या? द गिवन स्टेटमेंट्स विल एनालाइज द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स। ये जो दिया गया स्टेटमेंट है हम कुछ आर्गूमेंट्स के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। क्या हैं वो आर्गूमेंट्स? किस तरीके से डिससेटिस्फैक्शन को शो किया जाता है? नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल वोटर्स। तो जो हम डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं सभी वोटर्स सपोर्ट नहीं करते, चाहे किसी कास्ट और कम्युनिटी से रिलेटेड पार्टी हो या किसी कास्ट और कम्युनिटी से रिलेटेड किसी रिलीजन से रिलेटेड आपका कैंडिडेट हो, हम सब उसको वोट नहीं देते। पीपुल वोट केवल रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी इन सब की बेसिस पर ही वोट नहीं मिल जाता। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो भले ही आप उनकी ही कास्ट के क्यों ना हो वो आपको वोट नहीं देंगे। तो कैसे ये अपना डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं कि सभी लोग वोट नहीं देते। पार्टीज ऑफन गिव टिकट टू कैंडिडेट। पार्टी तो अपना सारा का सारा जो भी होता है सारी चीज़ों को सारे हथकंडों को अपनाती है, मगर जब टिकट देना होता है तो कैंडिडेट मेजॉरिटी कास्ट का होना चाहिए, मेजॉरिटी रिलीजन का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखकर वो अपने कैंडिडेट को लॉन्च करती है। बट दिस डज नॉट गारंटी विक्ट्री। परंतु विक्ट्री की कोई गारंटी नहीं होगी। भले ही आपने मेजॉरिटी कास्ट वाले को रखा है, मेजॉरिटी रिलीजन वाले को रखा है, परंतु आपकी पार्टी कभी नहीं जीत सकती इफ़ दियर वर्क इज पुअर। और यदि आपका काम कैसा है? पुअर, पीपुल रिजेक्ट देम। अगर आपने सही से काम नहीं किया है तो लोग आपको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे बच्चों। इन इंडियन इलेक्शंस में मेनी रूलिंग पार्टी MPs एंड MLAs फ्रीक्वेंटली लॉस। आप देखते हैं कि पिछले साल जो किसी एक पार्टी से MP और MLA जीता हुआ है वो अचानक फ्रीक्वेंटली क्या हो जाता है? हार जाता है, लॉस कर जाता है। दिस शोज, ये शो करता है कि वोटर्स जज पार्टीज बाय दियर वर्क एंड रिजल्ट्स। क्यों हार गया वो? क्योंकि पार्टी के जो लोग थे उनका वर्क अच्छा नहीं था, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों ने डिससेटिस्फैक्शन शो किया और वो इस बार का इलेक्शन क्या हो गए? लॉस कर गए, हार गए। सिमिलर ट्रेंड्स आर सीन वर्ल्ड वाइड। यही सेम चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं? वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती हैं। ऑन दोज पार्टीज दैट वर्क फॉर पीपुल्स वेलफेयर कम टू पावर। वही पार्टीज पावर में आती हैं, वही पार्टीज पावर में आती हैं जो क्या? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। यानी यहाँ पर रिलीजन और कास्ट
तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है? आपका काम, आपका वर्क। अगर आपका वर्क अच्छा है तब तो आपको हमेशा जीत मिलेगी। अगर वर्क अच्छा नहीं है तो आपको बिल्कुल पावर नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। मेनी पार्टीज लाइक इंटरनल डेमोक्रेसी, ढेर सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनमें इंटरनल डेमोक्रेसी का लैक होता है, अभाव। लैक मीन्स अभाव होता है, कमी होती है। क्या कमी होती है? कैसे? कि हम लोगों ने इलेक्शन तो जीत लिया, 50% प्लस 50% प्लस वोट हम लोग प्राप्त कर लिए, परंतु हम लोगों के बीच में जो कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं, और अब बाकी जो बचे लीडर्स हैं उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती। इसका मतलब पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी कब कही जाएगी? जब कोई भी डिसीजन पार्टी ले रही है उसमें उसके जितने भी लीडर्स हैं सारे लीडर्स से वो क्या करती है? विचार विमर्श करके तब डिसीजन लेती है, मगर ऐसा नहीं होता। टॉप पोजीशंस आर हेल्ड बाय वन फैमिली, और टॉप पोजीशन पर जितने लोग होते हैं सामान्यतः एक ही फैमिली से होते हैं। एंड डिसीजंस मेकिंग इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, और डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट नहीं होता क्योंकि पार्टी के सभी मेंबर से राय नहीं ली जाती, उनकी सलाह नहीं ली जाती है। काजिंग डिससेटिस्फैक्शन, इस वजह से भी डिससेटिस्फैक्शन होता है। जो लोकल लीडर्स होते हैं वो बताते हैं कि भैया ये पार्टी सही नहीं है। हम लोगों से कोई नया कानून बन गया तो लोग किससे पूछेंगे? जो लोकल लीडर्स होंगे, भैया ये कैसा कानून बनाया, हमने तो आपको जिताया। बट वो सीधे बताता है कि भाइयों बन गया रूल बट हमसे कोई पूछा नहीं गया। तो ये प्रूव होता है कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकालते हैं? पीपुल आर अनहैप्पी, जब लोग अनहैप्पी होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से बिकॉज दे फेल टू वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबली अपना काम, जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम नहीं करती, फेयरली सही से नहीं करती, उसमें करप्शन होता है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करती, तो लोग क्या हो जाते हैं? उससे अनहैप्पी हो जाते हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में उसको सहयोग नहीं करते और पार्टी इलेक्शन हार जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द चैलेंजेज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चैलेंजेज फेस करती हैं इंडिया में? तो इंडिया में क्या क्या चैलेंजेज हैं बच्चों? तो देयर आर सम चैलेंजेज दैट फेस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं ये हम लोग देख रहे हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अभी जस्ट पीछे हमने इस पॉइंट को क्या किया? एक्सप्लेन किया। क्या? मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर कंट्रोल्ड बाय फ्यू लीडर्स, ढेर सारी ऐसी पार्टीज हैं या मैक्सिमम पार्टी यूँ कह लीजिए कि जिसके बाप दादाओं ने किसी पार्टी को इस्टेब्लिश किया तो उसकी जो टॉप मोस्ट पोस्ट्स हैं उस पर हमेशा उसी फैमिली के लोग ही उस पोस्ट पर रहेंगे। जैसे अगर आज हम लोग बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो हेड की पोस्ट है हमेशा कांग्रेस के मतलब गांधी फैमिली से ही हैं, नेहरू फैमिली से ही हैं। तो ये चीज़ क्या प्रूफ होती है कि उसके अंदर हमेशा जो टॉप पोस्ट है वो हमेशा कौन होता है? उसी फैमिली से होते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग में ऑर्डिनरी मेंबर से पूछा भी नहीं जाता है और उनकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो पूछें भैया पार्टी के अंदर क्या काम चल रहा है। मीटिंग्स में उन्हें बुलाया नहीं जाता, बस उन्हें वोट करने के लिए बुलाया जाता है, भैया हमने कोई डिसीजन लिया है, आप सबको पार्टी मेंबर्स हैं, आप सबको वोटिंग करने आना है। और क्या देखने को मिलता है? डायनेस्टिक सक्सेशन, लीडरशिप इन मेनी पार्टीज पासेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। और जो पार्टी का लीडरशिप होता है, पार्टी का लीडरशिप हमेशा अध्यक्ष कौन होगा? जिसके घर वालों ने पार्टी बनाई है, हमेशा बार बार वही लीडर बनेगा। जैसे अगर इंडिया के इंडिपेंडेंस से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के कुछ समय के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के बाद कौन है? उसको सभी जानते ही हैं।
तो इस तरीके से देख रहे हैं डायनेस्टिक सक्सेशन शो हो रहा है कि अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी पे टॉप मोस्ट पोस्ट यानी जो हेड होगा उसी पार्टी का होगा। इस व्यवस्था को हम डायनेस्टिक सक्सेशन नाम देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है बच्चों कि टैलेंटेड पीपल फ्रॉम राइजिंग टू द टॉप। जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो टॉप पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते और ये पार्टीज़ को भी नुकसान होता है। मनी एंड मसल्स पावर, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में मनी और मसल्स पावर का भी आपको क्या दिखता है, रोल दिखता है, जो कि एक बहुत बड़ी अव्यवस्था है भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। ड्यूरिंग इलेक्शंस रिच पीपल एंड पावरफुल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस पार्टीज। जो बहुत बड़े बड़े रिच लोग होते हैं, पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस प्रभावित करते हैं पार्टीज़ को। दे गिव मनी एंड एक्सपेक्ट फेवर्स विच अफेक्ट्स फेयर डिसीजन मेकिंग। जब इलेक्शन में उन्होंने रिच लोगों ने क्या किया है, उन्हें सपोर्ट किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो जब पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो वो अपनी बातों को रखते हैं, जहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो प्रभावित होता है और देश के लिए जो कि बहुत ही हानिकारक है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स। Most parties offer similar ideas and policies. Voters do not get many real options to choose from. ढेर सारी पार्टीज होती हैं, लगभग सबके एजेंडा सबके पॉलिसीज सेम हैं। जब सबके एजेंडा और सबकी पॉलिसीज सेम हैं, सबके आइडिया सेम हैं, तो वोटर सोचता है कि अब हम किसको वोट दें। तो यानी जो वोटर्स होते हैं उनके पास रियल ऑप्शन और चॉइस नहीं बचता। तो इसलिए एक ये भी बड़ी समस्या है कि अगर एक ने कहा कि हम रोड बनवाएंगे तो दूसरा भी कहता है हम रोड बनवाएंगे। एक ने कहा हम पानी की व्यवस्था करेंगे तो दूसरा भी कहता है हम भी पानी की व्यवस्था करेंगे। एक ने कहा हम शिक्षा व्यवस्था की सुधार कर देंगे तो दूसरे ने भी कहा शिक्षा व्यवस्था की सुधार कर देंगे। तो अब लोगों के पास चॉइस नहीं है कि किसको चुने, तो ये भी समस्या आती है। निगेटिव पॉलिटिक्स मीन्स पार्टीज मोस्टली क्रिटिसाइज ईच अदर इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम। पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने पर लोग जोर नहीं देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अरे एक ने गलती किया तो आप क्या कर दीजिए, सुधार दीजिए। तो ये निगेटिव पॉलिटिक्स है, एक दूसरे का हमें पैर नहीं खींचना चाहिए बल्कि उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर इसके कंक्लूजन की बात करें, टू इम्प्रूव डेमोक्रेसी, अगर हमें इंडिया में डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बिकम मोर फेयर। पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या होना चाहिए, बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भारत में पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्रूव हो जाए, डेमोक्रेसी इम्प्रूव हो जाए, तो मेन चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उससे फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, सजेस्ट सम स्टेप्स या सजेस्ट 4 स्टेप्स। जो अभी हमने प्रॉब्लम्स देखी, पॉलिटिकल पार्टीज की लिमिटेशंस देखी, उन कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। तो आंसर में एफर्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हमें रिफॉर्म करना है मतलब सही करना है, तो हमें सबसे पहली चीज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का मीन्स द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सम मनी टू पॉलिटिकल पार्टी टू हेल्प विथ इलेक्शन एक्सपेंसेस। इलेक्शन में जो भी एक्सपेंस आ रहा है, जो भी खर्च आ रहा है, उसे पार्टीज अपने आप नहीं करेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज उतना ही पैसा हेल्प करेंगी जितना गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फंडिंग मिलेगी। तो इससे क्या होगा, मनी मसल्स वाली पावर भी दूर हो जाएगी और ब्लैक मनी की जो समस्या है, लोग ब्लैक मनी को लाके क्या करते हैं, चुनाव में प्रचार प्रसार करते हैं, ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। रूल ऑफ इंटरनल अफेयर्स, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
उन्हें खुद एक लॉ बनाना चाहिए या जो इलेक्शन कमीशन लॉ बनाए उसे फॉलो करना चाहिए, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बनाना चाहिए, और फेयर इंटरनल इलेक्शन, कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन को लेने के पहले इंटरनल इलेक्शंस हो जाएं कि भैया ये डिसीजन सबको सहमत हैं कि नहीं। कम से कम हर एक मेंबर आपकी पार्टी के आपके डिसीजन से सहमत होने चाहिए, तब सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। मिनिमम टिकट्स टू वुमेन, हर एक पार्टीज ये नियम बना लें कि उन्हें मिनिमम इतना टिकट वुमेन को देना ही है। इससे क्या लाभ होगा, पार्टीज शुड रिक्वायर टू गिव सर्टेन नंबर्स ऑफ टिकट टू वुमेन कैंडिडेट्स, पार्टीज को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम इतनी परसेंट, कुछ परसेंट डिसाइड कर लें कि हमको वुमेन्स कैंडिडेट ही देना है सीट को। दिस विल इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, और इससे वुमेन्स का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, इससे वुमेन्स का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और जो भी समस्या है थोड़ी सी सॉल्व करने में इसे क्या होगी, आपको हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद क्या है, पब्लिक प्रेशर ऑन पार्टीज, सिटीजन्स के माध्यम से, मूवमेंट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी को प्रयास करना चाहिए प्रेशर डालने का पार्टीज़ के ऊपर, ताकि वो बिहेव करें, व्यवहार करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और ब्रिंग रिफॉर्म्स। इससे क्या हो जाए, सुधार। हर पार्टी डरे, अगर सिटीजन्स अवेयर होगा, वो मूवमेंट करेगा, मीडिया अवेयर होगी, तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, कि सोचेंगे कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करेंगे तो अगले साल हमें इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, द इलेक्शन कमीशन हैज आस्क्ड, इलेक्शन कमीशन को एकदम स्पष्ट रूप से ये बात कह देनी चाहिए, ऐसा नियम बना देना चाहिए कि हमेशा इंटरनल इलेक्शंस होता रहे, और जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट को क्या करें, सबमिट करें, और इनकम टैक्स टाइम टू टाइम क्या करें, भरें, अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, सबमिट करें। कंक्लूजन अगर देखें तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक पार्टीज मोर ऑनेस्ट, यदि पार्टीज़ को बहुत ऑनेस्ट बनाना है, ईमानदार बनाना है, पार्टीज़ को ट्रांसपेरेंट करना है, और डेमोक्रेटिक और ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक करना है, और अपने फ्यूचर को, अपने देश के फ्यूचर को बेटर बनाना है, तो ये जो भी सजेशन दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्हें फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में बेसिकली देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी, क्या क्या डिफरेंसेस हैं आइए देखा जाए। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में डिफरेंस, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में पहला डिफरेंस, नेशनल पार्टी वर्क्स एट द कंट्री लेवल एंड इज रिकॉग्नाइज्ड मेनी स्टेट्स, नेशनल पार्टी को वर्क करना चाहिए, नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जो पूरे कंट्री लेवल पर काम करती है और ढेर सारे मेनी स्टेट्स में उसे पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। स्टेट पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो लगभग में मुख्य रूप से मेनली एक स्टेट में या कुछ स्टेट्स में ही उसकी पहचान होती है। एम जो नेशनल पार्टी होती है वो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, इन सब मुद्दों पर काम करती है, इन सब इश्यूज पर काम करती है। बट जो स्टेट पार्टी है वो लोकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी, स्टेट लैंग्वेज के बारे में बात करेगी, कल्चर के बारे में बात करेगी। यानी स्टेट पार्टी लोकल इश्यूज पर बात करेगी, और अगर नेशनल पार्टी है तो वो नेशनल इश्यूज पर बात करेगी। स्टेट पार्टी है तो किसी एक स्टेट में रिकॉग्नाइज होगी या कुछ स्टेट्स में रिकॉग्नाइज होगी, अगर नेशनल पार्टी है तो उसे कई स्टेट में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहचान उसकी होगी। और तीसरा हम लोगों का डिफरेंस क्या है, अगर
नेशनल पार्टी है तो उसे लगभग कितने परसेंट वोट्स चाहिए? 6% वोट्स चाहिए। कहाँ? लगभग 4 आर मोर स्टेट। पूरा जितना भी एक लोकसभा इलेक्शन में उसे 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में कितने परसेंट वोट्स लेना होगा? कुल पड़े जितने भी वोट्स होंगे उसका 6% वोट्स उसे चाहिए, या लोकसभा सीट में कितनी लोकसभा सीट उसके पास हो? 4 लोकसभा सीट हो तो उसे हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहेंगे या नेशनल पार्टी कहेंगे। और अगर स्टेट पार्टी बनना है तो 6% वोट्स उसे चाहिए इन द स्टेट। एक स्टेट में इलेक्शन के दौरान, एक स्टेट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन, उसे 6% वोट चाहिए। और कितनी सीटें? या तो 2 सीटें मिल जाएं उसे इन द स्टेट असेंबली टू बी रिकॉग्नाइज। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो क्या बन जाएगी? स्टेट पार्टी बन जाएगी। फिर और नेक्स्ट 4th कंडीशन क्या है? 4th कंडीशन है आपकी नेशनल पार्टीज इन्फ्लुएंस सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव कहाँ होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज में देखने को मिलता है। स्टेट पार्टीज का इन्फ्लुएंस स्टेट लेवल पॉलिसीज में मिलता है। एग्जाम्पल अगर बात करें, बीजेपी, INC, CPIM, और अगर एग्जाम्पल की बात करें स्टेट पार्टी की, DMK, आप और TMC। ये पार्टीज क्या हैं? स्टेट पार्टी। और ये पार्टीज क्या हैं? नेशनल पार्टी। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कवर किया था और आज हमने 5 क्वेश्चन फिर से कवर किए हैं। तो ये 5 के 5 क्वेश्चंस आज के और 5 क्वेश्चन कल के मिला के इस चैप्टर से 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। और हर एक बच्चा इसे देखे और अपनी कॉपी में लिखे, फिर एक बार बंद करके कॉपी, फिर से दोबारा बिना देखे लिखे। इस तरीके से और करने के बाद डेली एक बार 5 मिनट 10 मिनट का जो भी समय लगे उसे बार बार पढ़े। और एग्ज़ाम समय में जो हमें गैपिंग मिलेगी उसमें हम पूरा कंप्लीट फोकस इसके ऊपर करेंगे। इस तरीके से हम 100/100 नंबर आराम से ला सकते हैं। और एकदम हमारा पक्का वादा है कि अगर आपने हमें फॉलो किया तो एकदम कोई आपको 100/100 पाने से रोक नहीं सकता। हर चैप्टर के हम MCQs भी कवर करेंगे। थोड़ा सा भी हम लोगों के पास समय का अभाव है। जैसे ही हम पूरा समय फोकस करना स्टार्ट करेंगे आपके ऊपर, एकदम वादा रहेगा कि 100/100 दिलाएंगे। ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए सही मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है? थैंक यू। गुड नाइट।